पार्ट 17 ऑफ रूह यारम। उसके कपड़े खून से रंगे हुए थे। उसने अब यही दुआ मांगी कि रूह सो ही जाए, क्योंकि अगर उसने इसे इस हालत में देख लिया तो उसे मजीद बदजन हो जाएगी। मुल्क को इतनी बुरी मौत देने के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो वहीं बैठकर मजीद वक्त गुजरने का इंतजार करने लगा। रात के तकरीबन 2:30 बजे वो अपने घर में दाखिल हुआ। उसकी शर्ट खून से लथपथ थी और जिस्म से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। आंखें सुर्ख अंगारे की मानिंद थी, बाल बुरी तरह बिखर चुके थे। उसके अंदर का दरिंदा सेना तानी खड़ा था। उसे यकीन था वे सो चुकी होगी। बेडरूम में जाने के बजाय वो दूसरे कमरे में गया। अपने जिस्म से खून आलूदा गंदे बदबूदार कपड़े अलग करके उस कमरे में जरूरत के वक्त पहनने वाला काला कुर्ता सलवार निकाला। कपड़े चेंज करके वो बाहर आया और उन गंदे कपड़ों को आग लगाकर जला दिया। सुकून होकर अपने बेडरूम में आ गया, जहाँ उसकी रूह मुकम्मल हुस्न और मासूमियत लिए सो रही थी। वो 2 दिन से उससे बहुत नाराज थी। संजीदगी ने शैतानी मुस्कुराहट की जगह ले ली। अभी अभी काला कुर्ता पहनकर यहाँ आया था, एक लम्हे में उतार कर उसके मुंह पे दे मारा। वो बिलबिला कर उठी। सामने खड़ा यारा मुकम्मल यकीन करके वो पूरे होशो हवास में उठ चुकी है। उसके करीब बैठ गया, हाथ पकड़ के उसे घसीट के अपने करीब किया। मुझे लगता था तुम मुझसे नाराज हो, तुम मुझे मनाना चाहिए। अब तुम राजी नहीं हो रही हो तो मुझे अपना फर्ज पूरा करने दो, बहुत मासूमियत से कहा, जबकि उसके चेहरे की शैतानी मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि उसका मनाना उसकी मोहब्बत से भी ज़्यादा शिद्दत पसंद होगा। रूह ने एक पल में हाथ छुड़ाकर उससे फासला कायम करने की कोशिश की, लेकिन यारम की एक ही घूरी से वे अंदर तक कांप गई। यारम ने घूरना न छोड़ा तो वो खुद ही उसके करीब आ गई। गुड गर्ल खींचकर अपनी बाहों में लेकर एक ही पल में उसे बेबस कर दिया। लेकिन सच तो ये था कि उसके सामने यारम खुद बेबस था, क्योंकि यारम के अंदर का दरिंदा भी रूह नूर से इश्क करता था और उसके इश्क के सामने रूह भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। सुबह यारम की आँख खुली तो रूह उसके बिल्कुल करीब सो रही थी। पहले यारम कितनी देर उसे देखता रहा, फिर शरारत से उसके लबों पर झुक गया। रूह ने अगले ही लम्हे उसके सीने पर हाथ रख के उसे खुद से दूर किया। आपको शर्म नहीं आती किसी सोए हुए इंसान के साथ ऐसी हरकत करते हुए? रूह अपनी सर एक साइड रखकर गुस्से से पूछने लगी, जबकि यारम बहुत दिलचस्पी से उसका सुर्ख होता चेहरा देख रहा था। नहीं, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मैं बहुत ही बेशर्म इंसान हूँ और तुम्हारे साथ कुछ भी करते हुए तो मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। कहते हुए यारम एक बार फिर से इसके लबों पर झुका और प्यारी सी शरारत की। इसके लबों को बख्शा, एक नज़र उठाकर इसे देखा, फिर मुस्कुराया। इससे पहले कि वो इसके लबों को दोबारा अपना निशाना बनाता, रूह ने उसे धक्का मारती इसके करीब से उठ गई। आप जैसे बेशर्म लोगों को शर्म दिलाना अच्छे से आता है मुझे। वो अपना शर्म से दमकता चेहरा फेर कर बोली। अब उठे फौरन। खिजर भाई ने फ़ोन किया था कि हम घूमने जा रहे हैं, आपको अगर आना है तो आ सकते हैं हमारे साथ। रूह ने ऐसे कहा जैसे इसका प्लान हो जाने का। मेरे ही प्लान में मैं तुमसे इजाज़त तो नहीं मांगूंगा जाने की। यारम ने उसे बताना चाहा कि घूमने का प्लान इसी का है। यारम, इस वक्त मैं कोई बहस नहीं चाहती। मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं जा रही हूँ तैयार होने। वो खुशी खुशी जाने लगी कि यारम ने इसका हाथ पकड़कर खींचा, जिससे वो सीधी इसके सीने पर गिरी। बेबी, वो जो लैला है ना, तैयार होने में तकरीबन 5 घंटे लगाएगी। तब तक हम अपने होने वाले बच्चों की प्लानिंग करते हैं ना। इसकी बात सुनकर रूह को एक बार फिर शर्म हया ने आ घेरा, जबकि यारम ने प्यार से कहते हुए इसके दोनों हाथ कैद कर दिए। यारम, मेरे साथ फ्री होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली। पीछे हटे, वो नज़रें झुकाकर बोली, जबकि हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। हाँ, तुमने कह दिया। और मैं पीछे हट गया जैसे यारम ने उसका मजाक उड़ाया। कभी तो देख लिया करे, दिन है या रात है। अब सुबह 10 बजे आपका रोमांस करने का मूड हो रहा है। गलत बयानी मत करो, मैंने रोमांस की बात नहीं की, अपने होने वाले बच्चों की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। अब मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। मेरे बच्चे दुनिया में जल्दी आना चाहते हैं। वो उसे आंखें दिखाता एक बार फिर उस पर झुका। यारम, रूह ने आखिरी कोशिश की उसे रोकने की, मगर वे यारम ही क्या जो रुक जाए। आखिर रूह ने उसकी शिद्दत के सामने अब हिम्मत हार कर अपना आप उसके हवाले कर ही दिया। हिजर, साफ, लैला, मासूमा चारों गाड़ी में बैठे इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। जल्दी करो यार, कहा भी था हम लोग जल्दी निकलेंगे। इसीलिए तो रात को बताया था, ताकि सब लोग वक्त पर तैयार हो जाओ, ताकि हम वक्त पर निकले। हिजर ने सिर्फ पहली लाइन ही ऊंची आवाज में बोली थी, बाकी तो वे सिर्फ मिनमिनाया था। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? यारम ने बाहर आते हुए अपना सामान गाड़ी की डिग्गी में रखते हुए पूछा। कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम्हें और वक्त चाहिए तो हम यहाँ इंतजार कर लेते हैं। तुम लोग आराम से आ जाओ।
खिजर की बात पर सार्फ का कहा बुलंद हुआ। उसे क्या दौरे पड़ने लगे हैं? यारम ने सार्फ को कहके लगाते देखकर पूछा। दफा करो डेविल, तुम तो जानते हो इस पागल को। खिजर ने उसका ध्यान बटाया जब रूह भी जल्दी से बाहर आ गई। आज यारम की मनमानियों ने उन्हें बहुत लेट कर दिया था। उस वक्त भी यारम उसे ऐसी नजरों से घूर रहा था कि रूह को उसके इरादे खतरनाक लगे। हम 6 लोग जा रहे हैं, रूह ने खुशी से पूछा। 6 नहीं 7, मासूमा ने एक छोटा सा डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसे रूह ने खुशी से थाम लिया और यारम की तरफ देखने लगी जो उसे खोलने का इशारा कर रहा था। रूह ने डिब्बा खोलकर देखा तो उसे यकीन नहीं आ रहा था उसका सोनू जिंदा था। वो बेयकीनी से अपने सामने हिलते जुलते अपने सोनू को देख रही थी जो अपने दोस्त को दोबारा पाकर बहुत खुश नजर आ रहा था। उस दिन हम तुम्हें लेकर अस्पताल चले गए जबकि मासूमा और लैला सोनू को बचाने में लग गई। उन दोनों ने इसे बचा लिया। इसके सिर पर चोट लगने की वजह से हालत इतनी खराब हो गई थी, इसका बचना मुश्किल था। इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि वो मर चुका है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम बाद में ज़्यादा उदास हो या इसे अपने सामने मरते हुए देखो। वैसे भी लड़कियां ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती है ऐसे जज्बात, सार्फ शरारत से बोला। तो मासूमा ने उसे घूर कर देखा। तुम कुछ ज़्यादा नहीं घूरने लगी मुझे? सार्फ ने बदले में उसे घूर कर पूछा। अच्छा मैं समझ गया, सार्फ ने फर्जी कार झाड़ते हुए अपने आप को हैंडसम कहना चाहा। डोंट वरी, मेरा टेस्ट इतना भी खराब नहीं है। मासूमा ने उसे आग लगाई और जाकर गाड़ी में बैठ गई जबकि यारम और खिजर दोनों ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दिया था। वे लोग इस वक्त दुबई के सबसे बड़े बीच पर मौजूद थे। ये इलाका वैसे भी हर तरफ से समुद्र में घिरा हुआ था। ठंडी हवाएं चेहरे को जबकि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उनके पांव को छूकर वापस चली जाती। खिलती धूप में भी रूह को सर्दी का एहसास हो रहा था। लैला और खिजर एक दूसरे के साथ नंगे पांव गीली मिट्टी पर टहल रहे थे जबकि मासूमा और रूह दोनों अपने सोनों के साथ खेल रही थी। रूह ने जल्दी ही इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि मासूमा भी रूह सोनू के साथ बहुत अटैच हो चुकी है और सोनू भी काफ़ी हद तक मासूमा के साथ घुल मिल चुका था। अब इसकी एक नहीं बल्कि दो दो दोस्त थी। थोड़ी देर के बाद यारम ने रूह को कुछ दूर आने का इशारा किया जबकि सार्फ उसी की तरफ चला आ रहा था। रूह, तुम्हें डेविल बुला रहा है, उसे यारम का पैगाम देता सोनू की तरफ आया। मुझे यहाँ डेविल ने भेजा है, कोई गलत मतलब मत निकालना, उसने मासूमा को देखकर बोला। मैं क्यों गलत मतलब निकालूंगी? मासूमा ने नासमझी से पूछा। सॉरी, अब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, सार्फ बेनियाजी से कहता अपनी जेब में हाथ डाले टहलने लगा जबकि मासूमा उसे घूर कर रह गई। यारम रूह को लेकर बीच के एक साइड की तरफ आ गया। तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों आए हैं? उसने रूह का हाथ थाम के पूछा। घूमने फिरने, रूह ने मासूमियत से जवाब दिया बेइख्तियार यारम के डिंपल नुमाया हुए। हाँ मेरा बेबी, वो तो हम आए हैं, लेकिन यहाँ आज एक और खास बात भी है। यारम ने उसे खिजर और लैला के बारे में बताना चाहा। आज तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी को प्रपोज करने वाला है, उसने लैला और खिजर की तरफ इशारा करके बताया। क्या सच्ची? रूह ने एक्साइटेड होकर पूछा जिस पर यारम ने उसे मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। खिजर चलते चलते अचानक ही जमीन पर बैठ गया। लैला ने घबराकर 2 कदम पीछे हटाए लेकिन फिर मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि खिजर क्या करने वाला है। मासूमा ने उड़ती उड़ती खबर उस तक पहुंचा दी थी। खिजर उसके सामने जमीन पर बैठा था। फिर उसने उसका हाथ थामा। मैंने सुना है कि तुम 1.5 महीने पहले वाले प्रपोजल का कोई जवाब देने का इरादा नहीं रखती, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से तुम्हें अपनी मोहब्बत का एहसास दिला दूं। सो बिस उम्मे लैला, मैं तुम्हें मिसेज खिजर बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करोगी? खिजर को पूरा यकीन था वो इनकार नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। बेइख्तियार ही लैला की आंख से एक आंसू गिरा जो उसने फौरन साफ करना चाहा, लेकिन दोनों हाथ खिजर के हाथों में होने की वजह से वो ऐसा ना कर पाई। इन आंखों को छुपाने की कोशिश मत करो लैला, तुम भी एक आम लड़की हो और एक आम लड़की जैसा दिल रखती हो, बहादुर मत बना करो। ये खिजर तुम्हारे अंदर बाहर हर अंदाज से वाकिफ है। खिजर के बस कहने की देर थी जब लैला जमीन पर बैठी और उसकी बाहों में समा गई जबकि उससे काफ़ी दूर फासले पर खड़ी रूह यारम से चिपकी नाच रही थी। जबकि उसकी इस मासूम हरकत पर यारम उसे अपने साथ लगाए मुस्कुराए जा रहा था जबकि दूर मासूमा सोनू को अपने गले लगाए तालियां बजाने में मसरूफ थी। सार्फ पास खड़ा अपने लिए एक ऐसे ही दिन का इंतजार कर रहा था। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आज सब यहीं रुक जाए, रूह ने उन्हें जाते देखकर कहा। अब तो हमारा घर भी बहुत बड़ा है, यहाँ आप सब लोग आसानी से रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मासूमा, हम रात को खिजर भाई की शादी की प्लानिंग करेंगे।
उसने पास खड़ी मासूमा को देखकर कहा, जिस पर कुछ फासले पर खड़ी लैला के गाल सुर्ख होने लगे। इतनी जल्दी शादी? सार्फ ने कहा। हाँ तो क्या खिजर भाई, लैला को सिर्फ प्रपोज पर टरकाने का इरादा रखते हैं। अब लैला ने हाँ कर दी है तो हमें शादी की प्लानिंग करनी चाहिए। अरे मैं तो कहती हूँ इसी हफ्ते की कोई अच्छी सी डेट देखकर हम इनका निकाह करेंगे। रूह ने गोया एक और धमाका किया। एक मिनट रूह, पहले दूल्हा और दुल्हन से तो पूछो, तुम तो अपनी प्लानिंग किए जा रही हो। यारम ने कहा, भाई जो कुछ मेरी गुड़िया कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं किसी भी वक्त दूल्हा बनने के लिए तैयार हूँ। खिजर लैला को देखकर मुस्कुराया। हाँ लेकिन लैला को तो एतराज़ हो सकता है, उससे तो पूछो, इस बार साफ बोला, जबकि सबको अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर लैला अपनी आंखें तक नहीं उठा पा रही थी। मुझे क्यों देख रहे हो सारे, मैं क्या बोलूँ? लैला कंफ्यूज से बोली। वो बोल्ड सी लड़की आज के दिन में उन्हें अपने बहुत सारे छुपे हुए अंदाज दिखा रही थी जो कोई नहीं जानता था। लैला बीबी शर्माती भी है, ये तो कमाल हो गया। साफ ने नारा लगाया। मैं शर्मा नहीं रही, मैं तो बस बता रही हूँ। लैला अपनी हया छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी, जिस पर सभी कह लगाकर हंसने लगे। तो बस डिसाइड हो गया, खिजर और लैला का निकाह इसी हफ्ते होगा। यारम ने रूह को देखकर कहा। जब से शादी की बात हुई थी रूह और मासूमा दोनों ही लैला के पास बैठी थी, जबकि यारम और साफ खिजर वाले कमरे में थे। चलो अब डिसाइड तो हो गया कि शादी इसी हफ्ते होगी। तुम्हें क्या लगता है कौन सा दिन सबसे बेहतर है निकाह के लिए? मेरे ख्याल से इस जुमे को निकाह करते हैं, मुबारक दिन है, सब कुछ मुबारक होगा। और वैसे भी कोई शोर शराबा होगा नहीं, सिर्फ सादगी से निकाह करेंगे। और रुखसती खिजर ने कहा, क्या मतलब शोर शराबा नहीं होगा? रूह जो अभी इनके लिए चाय लेकर आई थी पूछने लगी। देखिए खिजर भाई, आपको कोई शौक नहीं होगा शोर शराबे का, लेकिन लैला ने अपनी शादी के बारे में क्या क्या सोचा होगा, ना जाने क्या क्या ख्वाब सजा के बैठी होगी, और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि शोर शराबा नहीं होगा? हम सारी रस्म अदा करेंगे, सिर्फ निकाह और रुखसती, ये क्या बात हुई? हम सारी रस्म अदा करेंगे। मेरी शादी भी इतनी सादगी से हुई थी, कोई रस्म नहीं हुई। आपको क्या पता लड़कियों का कितना शौक होता है अपनी रस्मों का। शादी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है, इसे भरपूर तरीके से इंजॉय करना चाहिए। मायो मेहंदी के दिन डालेंगे, फिर धूमधाम से निकाह होगा, फिर शादी, फिर रुखसती और फिर वलीमा। सारी रस्म अदा करेंगे होगी। और अगर आपको इतना ही शौक है सादगी से शादी करने का तो दुल्हन कोई और ले ले। लैला आपसे शादी नहीं करेगी। वह रूह गुस्से से कहती कमरे से बाहर निकल गई। गाइस अब वो होगा जो मेरी बीवी चाहेगी, यारम ने ऑर्डर दिया। हाँ यार, वैसे भी रूह बिल्कुल ठीक कह रही है, लड़कियों की कितनी ख्वाहिश होती होगी शादी की, और हम कैसे सादगी से शादी के बारे में सोच रहे थे। वैसे भी ये लैला की पहली शादी है, हमें इसके सारे अरमान पूरे करने चाहिए। सार्फ ने समझदारी का सबूत देते हुए कहा। अबे ओए लैला की ये पहली शादी से तेरी क्या मुराद थी? ये लैला की पहली और आखिरी शादी है। खिजर तब ही गया। अरे यार, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था कि लैला की पहली शादी, हो सकता है कुछ दिन में इसका मूड बदल जाए। सार्फ ने खुद ही अपने लिए मुसीबत बुला ली। रुक बेटा, पहले मैं तेरा मूड दुरुस्त करता हूँ। खिजर गुस्से से उठकर उसकी तरफ बढ़ा, जबकि उनकी हालत देखकर यारम लाइव शो देखने के लिए सामने सोफे पर आ बैठा। वो कमरे में आया, रूह अपनी सोनू को उसकी जगह पर रखे बड़े आराम से उसके साथ बातों में मसरूफ थी। ये नहीं था हमारे साथ तो सब कुछ ठीक था। ये भूतना फिर से आ गया। यारम को गुस्सा आया। रूह, अभी के अभी इसको यहाँ से नीचे करो, कितनी बार कहा है तुम्हें, मेरे बेड पर मत रखा करो इसे। वो गुस्से से तनफन करता उसके दुपट्टे को पकड़ चुका था। यारम, मैं बोल रही हूँ, उसको जरा सी भी चोट लगी तो मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी, रूह ने धमकी दी, जबकि इससे पहले यारम उसे पट्टे समेत जमीन पर फेंक चुका था। यारम, यह आपने अच्छा नहीं किया, आज से मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। वो गुस्से से कहते अपनी सोनू की तरफ लपकी, जो उसकी तरफ दौड़कर वापस आ रहा था। इसे मेरे कमरे से निकालो फौरन, अभी की अभी। रूह को उसकी तरफ वापस आता देख वो भी उसी की तरफ लपका। सोनू कहीं नहीं जाएगा, ये हमारे रूम में रहेगा, रूह ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। रूह, अगर ये हमारे कमरे में रहेगा तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। यारम ने उसी के अंदाज में फैसला सुनाया, जिस पर रूह ने बाहर के दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। मतलब आप जा सकते हैं। रूह, तुम इस कुत्ते के लिए मुझे कमरे से बाहर निकाल रही हो? यारम शॉक्ड में था। आप जब एक कुत्ते के लिए इस कमरे को छोड़ सकते हैं तो मुझे भी आपको कमरे से निकालने में कोई एतराज़ नहीं, आप जा सकते हैं। रूह ने एक बार फिर से दरवाजे की तरफ इशारा किया, जिस पर यारम गुस्से से बाहर निकलकर सीधा खिजर और सार्फ वाले कमरे में आ गया, जहाँ खिजर और सार्फ उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मतलब दुबई के डॉन को बीवी ने कमरे से निकाल दिया।
खिजर ने ऊंची आवाज में कहा लगाया, जिस पर यारम उन दोनों को आंखें दिखाता उनके बीच आ गया। सुबह होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रूह के मुताबिक आज के दिन ही उबटन मायू डालने का था, तभी जाके जुम्मे के दिन उनका निकाह होना था। रूह के ऑर्डर के मुताबिक नुकाह तक वो दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे और आज ही उन्हें मायू बिठाना था। रूह, ये सब क्या कर रही हो? तुम तो मेरी साइड पे होगी, खिजर ने उसे समझाना चाहा। अरे नहीं खिजर भाई, मैं और मासूमा लीला की साइड पे हैं, यारम और सार्फ भाई आपकी साइड पे। सो मैं लड़की वाली और आप लोग लड़के वाले, उसने सार्फ और यारम को बताया। नहीं गुड़िया, तुम मेरी साइड पे हो और तुम्हारे अलावा सबको मैं लड़की वाली साइड पे भेज देता हूँ। मुझे बस मेरी गुड़िया चाहिए अपनी साइड में। खिचड़ ने बहुत प्यार से कहा, मतलब मैं अकेले आपकी साइड और ये सारे लीला की साइड। रूह ने मुंह बनाकर कहा, हाँ तो रूह, शादी हो रही है, कौन सी जंग हो रही है जो तुम्हें पूरी टीम की जरूरत है? यारम ने लुकमा दिया। अरे क्यों, मैं हूँ तुम्हारे साथ। सार्फ उसके करीब आकर खड़ा हुआ। ये मासूमा और यारम लीला की तरफ और तुम खिजर की तरफ। सार्फ ने कहा, लेकिन मुझे नेक नहीं मिलेगा, रूह ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, जिससे यारम के डिंपल नुमाया हुए। क्यों नहीं मिलेगा, बहन को तो इतना कुछ मिलता है। सार्फ उसकी शक्ल देखकर बोला, हाँ सार्फ भाई, बहन को तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सालियों को भी तो बहुत कुछ मिलता है। रूह ने सार्फ को आंखों ही आंखों में इशारा करके बताया, जिस पर यारम की मुस्कुराहट एक बार से खिल उठी, एक बार फिर से खिल उठी। डोंट वरी रूह, तुम्हें ज्यादा मिलेगा। खिजर फौरन से बोला, कहीं मैं सच में पार्टी चेंज ना कर ले। और यहाँ खड़ा हर इंसान जानता था कि रूह का खिजर की तरफ होना कितना जरूरी है। अरे रूह, तुम फिलहाल लड़के वाले की तरफ से हो जाओ, जब नेक की बारी होगी तब तुम लड़की वाले की तरफ से हो जाना। मतलब एक तीर से दो शिकार, सार्फ ने उसके कान में कहा। ठीक है भाई, मैं आपकी तरफ हूँ, लेकिन क्या जब दुल्हन को आपके पास ला के बिठाएंगे तब मैं लड़की वालों की तरफ से हो जाऊंगी। रूह ने फैसला कर लिया। मेहमानों में आप किस किस को बुलाना चाहेंगे, एक लिस्ट बना दे। रूह ने कहा, कोई लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम चंद लोग होंगे शादी पे। क्या मतलब, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेंबर, क्या कोई नहीं होगा? रूह ने हैरानी से पूछा। हम सब एक दूसरे के दोस्त, हम सब एक दूसरे के फैमिली मेंबर हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं है, खिजड़ ने मुस्कुराकर बताया। तो रूह भी खामोश हो गई। जिस तरह का वो काम करते थे उनकी कोई फैमिली या दोस्त होगा, ये वो सोच भी कैसे सकती थी। इन सब की संगत में बहुत से भूल ही जाती थी कि वो लोग आखिर है कौन। यारम, ये लाइटिंग लगाने में मदद करे ना। सभी कोई ना कोई काम कर रहे थे, यहाँ तक कि लीला और खिजर को भी इसने किसी ना किसी काम पर लगाया हुआ था। एक यारम ही था जो आराम से बैठा हुआ था, जैसे कोई काम नहीं करना। अपने सोनू को बोलो ना, जिसकी वजह से मुझे कमरे से निकाला था। यारम घूर कर फिर से अपने मोबाइल पर मसरूफ हो गया। आप मेरे प्यार क्यूट से प्यारे से बेबी से जेलस होकर जिद लगा रहे हैं। वो क्यूट सा प्यारा सा बेबी मेरे कमरे में रात को मेरे बेड पर सोया था, और ये उसकी तरफ से जिद थी, अब मेरी तरफ से जिद है। कहो अपने लाडले को कि मदद करे तुम्हारी, वो गुस्से से कहता शिफा को चाय के लिए कहने लगा। यारम, आप नाराज है मुझसे? रूह मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, हाँ नाराज हूँ, और बहुत सख्त नाराज हूँ तुमसे। अब मुझसे तकरीबन 2 फीट के फासले पर रहो, नाराजगी में इतना करीब आना अलाउड नहीं होता। वो उसके करीब आने पर चोट करने लगा। आपको पता है, जब आप नाराज होते हैं तब और भी ज्यादा क्यूट लगते हैं, बिल्कुल छोटे बेबी की तरह। रूह ने उसे बड़ी मासूमियत से बहलाना चाहा। रूह, मैं 8 साल का बच्चा नहीं हूँ जिसे तुम इस तरह से बहलाओगी। कैसी बेबी हो तुम, 5 वक्त की नमाजें पढ़ती हो। तुम्हें इतना नहीं पता, अगर शोहर नाराज हो तो बीवी की नमाज कबूल नहीं होती और हर वक्त फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहते हैं। सच्ची रूह, अल्लाह के सामने तुम्हारा अमाल नामा तो बहुत गंदा हो रहा है। यारम ने उसे डराया। तो मैं आपको मना तो रही हूँ, आपको। रूह की एक बात पर ईमान लाती फौरन घबरा कर बोली। रूह यारम की एक एक बात पर ईमान लाती फौरन घबरा कर बोली, कहाँ मना रही हो, कब मनाया है मुझे? तो नहीं लगता कि तुम मुझे मना रही हो। यारम दोनों हाथ कमर पर रखता पूछने लगा। मतलब अभी नहीं मनाया, अब मनाओगी ना? रूह ने फौरन हाथ उसकी शर्ट के बटन पर रखे। रूह, मुझे मना रही हो या 4 साल के बच्चे की तरह मेरे बटन के साथ खेल रही हो? ठीक से मनाओ, मुझे इस तरह से नहीं। मानने वाला मैं, यारम ने एलानिया कहा। कैसे मानेंगे, मैं वैसे ही आपको मनाती हूँ। रूह मुस्कुराकर उसके मजीद करीब हुई तो यारम ने उसकी कमर पर अपने हाथ रख लिए। उसकी इस हरकत पर रूह शर्माई। यारम ने उसकी ठोड़ी पर हाथ रख के उसका चेहरा ऊंचा किया तो रूह ने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि यारम उसके लबों पर झुकता, सार्फ तेजी से कमरे से निकला जो रूह को पुकार रहा था। यारम ने झटके से उसे छोड़ा। इससे पहले कि वो दीवार से लगती, सार्फ ने उसे थाम लिया। तुम लोग बिजी हो तो मैं बाद में आ जाता हूँ, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि तुम लोग रोमांस बाद में कर लेना, पहले हम काम कर लेते हैं। तो सार्फ ही क्या जो सीधे तरीके से कोई बात कर दे। यारम उसे आंखें दिखाता वहां से चला गया, जबकि वो अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उसे इधर उधर के काम बताने लगी थी।
आज दिन डाल दिए गए थे। कल मायू और मेहंदी थी। सब लेडीज को ऑर्डर दे दिए गए थे कि अपनी सारी शॉपिंग कर लो। और इस वक्त लैला, रूह और मासूमा सोनू समेत शॉपिंग पर गई हुई थी। लैला ने शादी का ड्रेस रूह की मर्जी से लिया, जबकि वैसा का वैसा ड्रेस उसने मासूमा की मर्जी से लिया था। मेहंदी का लहंगा उसने खुद पसंद किया था। वो रूह को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रही थी। शायद वो यारम के लिए उसकी मोहब्बत देख चुकी थी, या फिर खिजर की वजह से। लेकिन सच यही था कि अब लैला के लिए रूह बहुत खास हो चुकी थी। अब तो लैला रूह की अच्छी दोस्त बन चुकी थी, जबकि सोनू की वजह से मासूमा भी रूह के बहुत करीब आ चुकी थी। अब रूह ने इन सबको कबूल कर लिया था। वो जानती थी वो यारम से दूर नहीं जा सकती। वो चाहे या ना चाहे उसे ये सब कुछ कबूल करना होगा। तो फिर वो कब तक यारम को इस बात की सजा देती रहेगी? रूह यार, तुम ये साड़ी क्यों नहीं लेती? तुम पर बहुत सूट करेगी। लैला ने खूबसूरत साड़ी की तरफ इशारा किया। नहीं यार, मैं ये नहीं पहन सकती, बहुत अजीब सी है। और तो और इसके तो स्लीवलेस भी नहीं है। यारम को भी ऐसा लिबास पसंद नहीं, रोहन ने मुंह बनाकर कहा। तो लैला ने मजीद फोर्स न किया, लेकिन फिर भी उसकी सारी शॉपिंग अपनी मर्जी से की, क्योंकि रूह को अपना होश ही कहाँ था। मैं तो यारम, खिजर और सार्फ की शॉपिंग करने में मसरूफ हो चुकी थी, जो घर पे बाकी काम संभाल रहे थे। हद है यार, हमें काम पे लगा के खुद मजे उड़ाने चली गई है। मजाल है जो हमारे लिए एक भी चीज़ ली होगी। सब अपनी अपनी चीज़ें खरीदने में मसरूफ हो गई होगी। और तो और वह मासूमा, उसे तो बहाना चाहिए शॉपिंग करने का। हाय, मुझे जलाने के लिए सारे रंग पहनेगी। सार्फ ने आह भरकर कहा। वे क्या होता है? चोली घाघरा, लंबे लंबे दुपट्टे, लंबी लंबी सैंडल्स और फिर वे कान को चीरने वाले झुमके। मजाल है जो हमारा ख्याल आ जाए। यार, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अगर तुम्हें चोली घाघरा और सैंडल पहनने हैं तो मैं तुम्हें ले देता हूँ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मेरी शादी का तोहफा, खिजर ने मासूमियत से कहा। हाँ भाई, क्यों नहीं, सब कुछ ले दे, लेकिन अगर तू मुझे शादी का तोहफा देना चाहता है तो मेरी शादी करा दे, ताकि वे सब कुछ कोई पहन भी सके। तुम दोनों यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? लाइटिंग लगा दी तुमने बाहर की? उसने कमरे में आकर खिजर से पूछा। नहीं यार, बस अभी लगाने वाला हूँ, खिजर ने उठते हुए कहा। यार जल्दी करो, क्यों मेरी जान अजाब में डालने वाले हो? रूह हर 2-3 मिनट के बाद फ़ोन करके पूछ रही है। प्लीज़ यार उठो, अगर वो काम हुए बगैर पहुंच गई तो फिर छोड़ेगी नहीं, यारम ने मिस्किन से शक्ल बनाकर कहा। तो दोनों को हंसी आ गई। दुबई का डॉन अपनी बीवी से डरता है। यार, ये खबर तो सुबह के न्यूज़पेपर में आनी चाहिए। खिजर ने सार्फ के कंधे पर हाथ रखकर उसे बाहर ले जाते हुए कहा। बेटा जल्दी काम खत्म करो, वरना इस खबर का तो पता नहीं, ये खबर जरूर आएगी कि दुबई का डॉन अपनी बीवी के हाथों बेरहमी से मारा गया। यारम ने उनकी सुस्ती देखकर कहा। तो दोनों हंसते हुए बाहर निकल गए। चल शार बेटा, ऊपर चढ़ जा। मैं तो नहीं चढ़ने वाला यार, कल शादी है, यह ना हो शादी से पहला मेरा हाथ पैर टूट जाए। लैला ने तो एक लम्हा नहीं लगाना कबूल नहीं है कहने में। खिजर ने मासूम सी शक्ल बनाकर उसे ऊपर चढ़ाया। यार, क्या लड़के वालों की तरफ हूँ, लेकिन लड़की वालों का सारा काम तो मुझे करना पड़ रहा है। सार्फ ने मुंह बनाया। अभी तो तू सिर्फ लड़के वाला है, मैं लड़का हूँ, मुझे इतना काम करना पड़ रहा है, मेरा सोच, खिजर ने कहा। तो सार्फ कह लगाकर हंस दिया। वो वापस आई तो रूह के मुताबिक सारा काम हो चुका था। लड़कों ने बहुत मेहनत की थी, आज वो सारे की तारीफ के काबिल थे, लेकिन लड़कियों का इरादा उनकी तारीफ करके सर चढ़ाने का बिल्कुल भी ना था, इसलिए इग्नोर करके आगे बढ़ गई। कल मेहंदी की रस्म में बहुत काम था, जबकि इन लोगों का रात देर तक बैठकर इंजॉय करने का इरादा था। रूह तो लड़की वाली थी, उसने तो ढोलकी का बंदोबस्त कर रखा था, इसलिए आज रात में खूब देर तक एंजॉय करने का इरादा रखते थे। एक तरफ खिजर तो दूसरी तरफ लैला थी। खिजर को उस तरफ आने की इजाज़त न थी, तो लैला को भी इस तरफ जाने की इजाज़त न थी। इस वक्त रूह और सार्फ बैठे गाना गा रहे थे, और बीच में लोगों ने खिजर को बिठाया हुआ था। दूसरे कमरे में यारम बड़े आराम से कुर्सी पर बैठा था, जबकि मासूमा जमीन पर बैठी लैला को शॉपिंग दिखा रही थी। लड़कियों की लड़के वाले की तरफ से कोई रस्म नहीं होती, इस तरह खामोशी से क्यों बैठी हो? कुछ हल्ला गुल्ला करो, लड़कियों की शादी इतनी बोरिंग होती है क्या? यारम ने कहा। ये सारी चीज़ें तो अक्सर देखती रहती हूँ, शादी एक बार होनी है, उनकी तरह कोई गाने वगैरह वगैरह देखो, बाहर तक आवाज़ आ रही है, कोई गाना वगैरह गाओ, बाहर तक आवाज़ आ रही है, किस तरह से जला जला के गा रहे हैं, ऊपर से कितने बड़े सिंगर हैं ये लोग। डेविल, अगर तुम इतने ही अच्छे सिंगर हो तो तुम गा लो, वैसे भी यहाँ पर जलने से बेहतर है कि हम भी कुछ कर लें। जब तुम मेरी टीम में आई थी ना, तभी मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरी शादी बोरिंग ही होनी है। लैला ने उसे देखते हुए कहा। मतलब, तुम्हें लगता है मैं उन लोगों की तरह गा नहीं सकता? यारम के लहजे में गुरूर था। क्या तुम गा सकते हो? लैला ने पूछा। उनसे बेहतर, यारम जवाब देते हुए ज़मीन पर बैठा और उनकी सारी चीज़ें एक साइड लगाने लगा। मासूमा, जल्दी से ढोलकी लेकर आओ, दरवाज़ा पूरा खोल दो, हमारी आवाज़ भी वहाँ तक जानी चाहिए। यारम ने दरवाज़ा खोलने का आर्डर दिया और फिर उन्हीं की तरह ऊंची आवाज़ में गाना शुरू कर दिया। सुन सोनिया सुन दिलदार, खुद से भी ज़्यादा तुझे करता हूँ प्यार।
लैला ने मुंह खोलकर उसकी तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी यारम इतना अच्छा गाता है। यारम ने जैसे ही गाना गाना शुरू किया, पूरे कमरे में आवाज़ गूंज चुकी थी। वाओ, ये कौन गा रहा है? सबसे पहले रूह बोली। उनकी टीम में तो बस एक ही लड़का है यारम, और कौन होगा? मासूमा से अच्छे गाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन यारम, क्या मेरे यारम इतना अच्छा गाते हैं? रूह दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रखे मासूमियत से बोली तो खिजर बेसाख्ता मुस्कुराया। हाँ, वो कॉलेज में भी बहुत अच्छा था। हाउस स्वीट में सुनकर आती हूँ। रूह फौरन वहाँ से उठी और उनके दरवाजे की तरफ आई। लगता है डर तू छोड़ ना जाए, जाए तो जान संग ले जाए। दिल की धड़कन, आंखों का दीदार, खुद से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। यारम अपनी खूबसूरत आवाज में अपने जज्बात का इजहार कर रहा था, जबकि दरवाजे पर रूह उसकी आवाज के सेहर जादू में पूरी तरह से गिरफ्तार बस उसे ही देखे जा रही थी। जब यारम की बेख्तियार नजर सामने दरवाजे पर पड़ी और अपनी जान को सामने देखकर बेसाख्ता उसके डिंपल नुमाया हुए। सुन सोनियो, सुन दिलदार, खुद से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। यारम गाते गाते उठा, दरवाजे के पास आया और रूह का हाथ थामकर उसे अपने करीब किया। वह उसे अपने साथ लगाता आहिस्ता आहिस्ता मुंह करने लगा। अपना जहां सबसे जुदा हम बनाएंगे, प्यारी सी खुशियां चुनकर दुनिया से लाएंगे। इतना तो कर मुझ पे एतबार, खुद से भी ज्यादा तुझे करता हूँ प्यार। जबकि खिजर और सार्फ को इस तरफ आता देखकर मासूमा ने जल्दी से लैला का घूंघट खींचा। रूह, आज तो इनकलाब हो गया। यारम सर ने तुम्हारे लिए गाना गाया, अब तो तुम्हें भी अपनी मोहब्बत का इजहार करना ही पड़ेगा। मासूमा की कहने की देर थी कि साथ के सब कहने के साथ साथ सबने तालियां बजानी शुरू कर दिया। रूह ने एक नज़र सबकी तरफ देखा। जब यारम ने उसका चेहरा थामकर उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया, फिर आंखों से इशारा किया। तेरी परछाई से दूर कैसे जाऊंगी, तुझ में बसी हूँ, मैं तुझ में खो जाऊंगी। मेरी पलकों पे तेरा इजहार, खुद से भी ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार। सुन सोनियो, सुन दिलदार, बस खुद से भी ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार। वो गाते गाते उसके सीने पर अपना सर रख गई। खुदा की इनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला ये दिल में जलाया है तू सांसों में, आंखों में मेरे प्यार। खुद से भी ज्यादा तुझे करते हैं प्यार। उसको शर्माया हुआ देखकर यारम ने उसे मजीद अपने करीब कर लिया, जिस पर सबने दबी दबी हंसी हंसी। जबकि खिजर तो बस नजरें बचा के लैला को देखने की कोशिश कर रहा था और मासूमा उसे खिजर की नजरों से बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। चलो लड़के वाले, वापस चलो। साफ जो उन्हें इसका करीब देखकर उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वे दोनों मुखालिफ विरोधी पार्टी है, बोल उठा। और फिर जब रूह को जैसे ही याद आया कि वो दोनों मुखालिफ पार्टी है, जल्दी से यारम की बाहों से अपने हाथ खींचे। उस शर्माते हुए खिजर का हाथ थामा जो अभी तक लैला को देखने की कोशिश में लगा था, बाहर निकल गई। वापस आने के बाद भी ना जाने कितनी देर यारम की आवाज़ में खोई रही। हाय मैं सदके, मेरे यारम तो सिंगर है, वो खोए हुए अंदाज में बोली। तो खिजर और साफ ने उसे देखा जो अपनी बातों में मसरूफ थे। ओ लड़की, तुम तो अपने मियाँ की आवाज़ से बाहर नहीं निकल रही हो, वो मुखालिफ पार्टी है। सार्फ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। हाँ, वो मुझे भी पता है, लेकिन यारम की आवाज़ अल्लाह किसी की नज़र ना लगे। वो फिर से बोली, तुम ऐसा करो उसी की पार्टी में चली जाओ, गद्दार कहीं की। सार्फ अब जल कर बोला। तो रूह ने उसे घूर कर देखा। घूरो मत मुझे, जिस तरह से तुम उसकी आवाज़ पर मरी जा रही हो ना रूह, मैं यही कह सकता हूँ। आज उन्होंने हमसे बेहतर गाना गाया, कल ना जाने क्या करेंगे रूह। हम लड़के वाले हैं, लड़के वाले हमेशा लड़के वालों से बेहतर और ज़्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं, सार्फ ने समझाया। हाँ सार्फ, लेकिन हमारी रूह ने बहुत अच्छा गाया है, हमारी रूह ने भी अच्छा मुकाबला किया है मुखालिफ पार्टी का। खिजर ने तारीफ की। एक मिनट, हम शादी कर रहे हैं या जंग? ये मुकाबला, मुखालिफ पार्टी, ये सब कुछ क्या है? रूह ने परेशानी से कहा। जहाँ शादी की तकरीबात में मैदान जंग छिड़ चुका था, लड़की कभी किसी की शादी पर नहीं गई क्या? सार्फ ने अपने माथे पर हाथ मारकर उसकी अकल पर मातम किया। रूह, ये एक किस्म का वार है। लड़के वाले कभी लड़की वालों को अपने से बेहतर नहीं होने देते हैं, वरना लड़कियों को हमेशा लड़की की गुलामी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, सार्फ ने समझाया। लेकिन सार भाई, खिजर भाई ने तो वैसे ही लैला का गुलाम बनकर ही रहना है। देखा नहीं था आपने कैसे देख रहे थे लैला की तरफ, छुप छुप कर। रूह ने खिजर की चोरी पकड़ी तो वे इधर उधर देखने लगा। मतलब हमारा सबसे मजबूत हथियार ही कमजोर है। सार्फ ने बेयकीनी से उसे सन्न बिलाती नजरों से देखा। यार, वो इतनी प्यारी लग रही थी कि खिजर ने अपनी गलती कबूल की। तुम ठीक कह रही हो रूह, इसकी हरकतें ही गुलाम वाली है, सार्फ ने गुस्से से कहा। वही तो इस मुकाबले का रिजल्ट ही फेल है। हम सब मिलकर सारी इंजॉय करते हैं, छोड़ो ये मुकाबला वगैरह, रूह ने कहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही रूह, हमें तो रस्में भी साथ ही करनी चाहिए। ये क्या बात हुई, वो इतनी दूर बैठी है और मैं यहाँ, खिजर ने उदासी से कहा।
खिजर भाई मुकाबला न होने की सूरत में भी रस्म अलग अलग ही होगी। रूह ने अपनी हंसी छुपाई जिस पर खिजर का मुंह बन गया। सुबह यारम उससे नाराजगी जाहिर कर रहा था। दिन में उसने कहा कि वो रूह रात में उसे मना लेगी तो वो राजी होगा, जबकि वो नाराजगी उसने किसी पर जाहिर न होने दी। कमरे में सोने को ले जाते हुए उसे अचानक ही यारम का ख्याल आया। कल सोनू की वजह से यारम उससे नाराज हुआ था। उसने सोनू को मासूमा के पास छोड़ दिया, जिसने खुशी खुशी सोनू को रख लिया। अब इसका कमरे में जाने का इरादा था। पता नहीं उससे नाराज था या नहीं, लेकिन फिलहाल रूह उसी के पास जाना चाहती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।